पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्य वर्ग के माता पिता नहीं सिखाते। 1997 रॉबर्ट टी कियोसाकी ने एक बुक लिखी। इस बुक ने मार्केट में आते ही धूम मचा दी और बन गई एक बेस्ट सेलिंग बुक। रॉबर्ट टी कियोसाकी के दो पिता थे। एक तो उनके रियल फादर जिन्हें वे पुअर डैड कहा करते थे, और उनके फ्रेंड माइक के पिता को वो अपना मुंह बोला पिता मानते हैं और उन्हें वो रिच डैड कहते हैं। उनके रियल फादर एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं। उनकी पूरी जिंदगी में पैसों को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रगल रहा है और यही वजह है कि रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते हैं। वहीं उनके मुंह बोले पिता कम पढ़े लिखे हैं, पर वे बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और एक कामयाब इंसान भी, और इसी वजह से रॉबर्ट उन्हें कहते हैं रिच डैड। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में अपने रिच फादर द्वारा बताए गए 7 लेसन्स को बताया है। तो लेसन 1 शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि रिच डैड पुअर डैड के सारे लेसन्स केवल यहीं पर मिलेंगे और वो भी हिंदी में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स। तो लेसन 1 स्टार्ट करने से पहले पढ़ते हैं जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है। ये मैं नहीं बोल रहा, ऐसा लिखते हैं हमारे लेखक, जिनके अकॉर्डिंग रिच फादर के लेसन सीखने से पहले ये पढ़ना है ज़रूरी। तो अपने लेखक की इच्छा का मान रखते हुए पहले हम इसे ही समझ लेते हैं। बेसिकली ये टॉपिक एक लेडी ने बताया है कि कैसे वह रॉबर्ट टी कियोसाकी से मिली और उनके विचारों से प्रभावित हुई। लेडी कहती है, क्या स्कूल बच्चों को असली ज़िंदगी के लिए तैयार करता है? मेरे मम्मी डैडी कहते थे मेहनत से पढ़ो, अच्छे नंबर लेके आओ, क्योंकि ऐसा करोगे तो तुम्हें एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिलेगी। उनके जीवन का लक्ष्य यही था, मेरी बड़ी बहन और मेरी कॉलेज शिक्षा पूरी हो जाए। उनका मानना था कि अगर कॉलेज की शिक्षा पूरी हो गई तो हम जिंदगी में ज़्यादा कामयाब हो सकेंगे। जब मैंने 1976 में अपना डिप्लोमा हासिल किया, मैं फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग के ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट हुई और अपने कक्षा में काफ़ी ऊंचे स्थान पर भी रही। तो मेरे मम्मी डैडी का लक्ष्य भी पूरा हो गया। यह उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। मास्टर प्लान के हिसाब से मुझे एक बिग 8 अकाउंटिंग फर्म में नौकरी भी मिल गई। अब मुझे उम्मीद थी एक लंबे कैरियर और कम उम्र में रिटायरमेंट की। मेरे पति माइकल भी इसी रास्ते पर चले थे। हालांकि हम दोनों अपने कैरियर में सफल रहे, परंतु हम जो सोचते थे हमारे साथ ठीक वैसा नहीं हुआ। हमने कई बार नौकरियां बदली, हालांकि हर बार नौकरी बदलने के कारण सही थे। हमारी शादी भी बहुत सफल रही। हमारे 3 बच्चे हैं, उनमें से 2 कॉलेज में हैं और तीसरा अभी हाई स्कूल में गया ही है। 1996 में एक दिन मेरा बेटा स्कूल से घर लौटा। स्कूल से उसका मोह भंग हो गया था। वह पढ़ाई से अब ऊब चुका था। मैं उन विषयों को पढ़ने में इतना ज़्यादा समय क्यों बर्बाद करूं जो असल ज़िंदगी में मेरे काम ही नहीं आएंगे। बिना सोचे विचारे मैंने भी कह दिया, क्योंकि अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए तो तुम्हें कॉलेज कभी नहीं मिलेगा। चाहे मैं कॉलेज जाऊं या ना जाऊं, मैं अमीर बनकर दिखाऊंगा। अगर तुम कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हुए तो तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने एक माँ की तरह चिंतित और आतंकित होकर कहा, बिना अच्छी नौकरी के तुम किस तरह अमीर बनने के सपने देख सकते हो? मेरे बेटे ने मुस्कुराकर अपने सिर को बोरियत भरे अंदाज में हिलाया। हम यह चर्चा पहले भी कर चुके थे और कई बार कर चुके थे। उसने अपने सिर को झुकाया और अपनी आंखें घुमाने लगा। मेरी समझदारी भरी सलाह एक बार फिर से उसके कानों से होकर नहीं गई थी। मम्मी, उसने बोलना शुरू किया और अब भाषण सुनने की बारी मेरी थी। समय के साथ चलिए, अपने चारों तरफ देखिए। सबसे अमीर लोग अपनी शिक्षा के कारण इतने अमीर नहीं बने हैं। माइकल जॉर्डन और मैडोना को देखिए। यहाँ तक कि बीच में ही हार्वर्ड छोड़ देने वाले बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कायम किया। आज वे अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और अभी उनकी उम्र 30 से 40 के बीच ही है। और बेसबॉल पिचर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो हर साल $40 लाख से ज़्यादा कमाता है, जबकि उस पर दिमागी तौर पर कमज़ोर होने का लेबल लगा हुआ है। हम दोनों काफ़ी चुप रहे। अब मुझे यह समझ आने लगा था कि मैं भी अपने बच्चों को वही सलाह दे रही थी जो मेरे माता पिता ने मुझे दिया था। हमारे चारों तरफ की दुनिया बदल रही थी, परंतु हमारी सलाहें नहीं। अच्छी शिक्षा और अच्छे ग्रेड हासिल करना अब सफलता की गारंटी नहीं रह गए थे, और हमारे बच्चों के अलावा यह बात किसी के समझ में नहीं आई थी। अब मैं अपने बच्चों से सीधी यह बात नहीं कर सकती थी, स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड हासिल करो और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करो। एक माँ और अकाउंटेंट होने के नाते मैं इस बात से परेशान थी कि स्कूल में बच्चों को धन संबंधी शिक्षा या वित्तीय शिक्षा नहीं दी जाती। हाई स्कूल ख़त्म होने से पहले ही आज के युवाओं के पास अपना क्रेडिट कार्ड होता है। जब मेरा सबसे बड़ा बेटा कॉलेज के शुरुआती दिनों में अपने क्रेडिट कार्ड को लेकर कर्ज में डूब गया था, तो मैंने उसके क्रेडिट कार्ड को नष्ट करने में उसकी मदद की थी। साथ ही मैं ऐसी तरकीब खोजने लगी जिससे मेरे बच्चों में पैसों की समझ आ जाए। पिछले साल एक दिन मेरे पति ने मुझे ऑफिस से फ़ोन किया। मेरे सामने एक सज्जन बैठे हैं और मुझे लगता है कि तुम उनसे मिलना चाहो, उन्होंने कहा। उनका नाम रॉबर्ट टी कियोसाकी है।
वे एक व्यवसायी और निवेशक हैं तथा वे एक शैक्षणिक उत्पाद का पेटेंट करवाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसी ही किसी चीज़ की तलाश थी। मेरे पति माइक रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा बनाए जा रहे नए शैक्षणिक कैश फ्लो से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उनके परीक्षण में हमें बुलवा लिया। यह एक शैक्षणिक खेल था, इसलिए मैंने स्थानीय विश्वविद्यालय में पढ़ रही अपनी 19 वर्षीय बेटी से भी पूछा कि क्या वह हमारे साथ चलने को तैयार होगी। वह हमारे साथ चलने को तैयार हो गई। इस खेल में हम लगभग 15 लोग थे जो 3 समूहों में विभाजित थे। माइक सही थे, मैं इसी तरह के शैक्षणिक उत्पाद की खोज कर रही थी। यह किसी रंगीन मोनोपोली बोर्ड की तरह लग रहा था जिसके बीच एक बड़ा सा चूहा था, परंतु मोनोपोली से यह इस तरह अलग था कि इसमें 2 रास्ते थे, एक अंदर और दूसरा बाहर। खेल का लक्ष्य था अंदर वाले रास्ते से बाहर निकलना, जिसे रॉबर्ट चूहा दौड़ कहते थे, और बाहरी रास्ते पर पहुंचना या तेज रास्ते पर जाना। रॉबर्ट के मुताबिक तेज रास्ता हमें यह बताता है कि असली ज़िंदगी में अमीर लोग किस तरह पैसे का खेल खेलते हैं। रॉबर्ट ने हमें चूहा दौड़ यानी कि रैट रेस के बारे में बताया। अगर आप किसी शिक्षित और कड़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति को देखें तो उसमें आपको एक सा ही सफ़र दिखेगा। बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होता है, फिर कॉलेज में पहुंचता है और स्नातक हो जाता है। अब योजना के अनुसार उसे एक नौकरी मिल जाती है। अगर खर्चे के लिए पैसे हों तो वह घूमने चला जाता है या फिर डेटिंग आदि करता है जो उसकी उम्र के नौजवान करते हैं। फिर उसकी शादी हो जाती है। आजकल तो दोनों पति पत्नी कमाते हैं, इसलिए 2 तनख्वाहें काफ़ी सुख देती हैं। फिर उनके बच्चे हो जाते हैं। अब वे बड़ा घर खरीदते हैं और बैंक से लोन लेते हैं और ख़रीदारी, टेलीविज़न, कार, घर, फर्नीचर आदि खरीदने लगते हैं। EMI के बोझ तले दबते जाते हैं। अब बच्चों की स्कूल फीस का जम्मा भी उन्हीं के सर आ जाता है। अब वे और कड़ी मेहनत करते हैं ताकि प्रमोशन मिल जाए, और कभी कभी तो 2-2 नौकरियां भी करते हैं। उनकी आमदनी बढ़ जाती है, परंतु आमदनी पर टैक्स भी बढ़ जाता है और ऐसे टैक्स चुकाते चुकाते उनकी तनख्वाह भी चुक जाती है। 35 साल पहले पैदा हुए यह खुशहाल दंपत्ति अब अपनी नौकरी के बाकी दिन रैट रेस में फंस कर बिताते हैं, और यही प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, और इसे ही रॉबर्ट कहते हैं रैट रेस। इस रैट रेस से निकलने का एक ही तरीका है, अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट दोनों ही क्षेत्रों में निपुण होना। परंतु दिक्कत यह है कि यह दोनों विषय ही बोरिंग और कठिन माने जाते हैं। खेल के दौरान हम दोनों ऐसे विषय पर बात कर रहे थे जिनके बारे में हमने पहले कभी बात नहीं की थी। एक लेखपाल होने के कारण इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से जुड़ा खेल खेलने पर मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। उस रोज़ मैं चूहा दौड़ में सबसे पहले बाहर निकली और केवल मैं ही बाहर निकल पाई थी। रॉबर्ट की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि अमीरों और गरीबों के बीच का फासला बढ़ता जा रहा था। ऐसा न सिर्फ अमेरिका में हो रहा था बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा था। आज आप किसी बच्चे को जो सबसे खतरनाक सलाह दे सकते हैं वह यह है कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और कोई सुरक्षित नौकरी ढूंढो। उन्होंने कहा यह सलाह पुरानी और ख़राब सलाह है। अगर आप यह देख सकते हैं कि एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका में क्या हो रहा है तो आप भी उतनी ही चिंतित होंगी जितना कि मैं। रॉबर्ट के अनुसार यह बुरी सलाह है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित हो तो आप पुराने नियमों के सहारे नए खेल को नहीं खेल सकते। यह बहुत खतरनाक हो सकता है। मैंने उनसे पूछा कि पुराने नियमों से उनका क्या मतलब है। मेरी तरह के लोग अलग तरह के नियमों से खेलते हैं और आपकी तरह के लोग पुराने नियमों के लीक पर चलते रहते हैं। उन्होंने कहा, क्या होता है जब कोई कॉरपोरेशन स्टाफ कम करने की घोषणा करता है? लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, परिवार तबाह हो जाते हैं, बेरोजगारी बढ़ जाती है। हाँ, परंतु कंपनी पर इसका क्या असर पड़ता है, खासकर जब वह कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में जब स्टाफ कम करने की घोषणा होती है तो स्टॉक की कीमत बढ़ जाती है। मैंने कहा, जब कंपनी तनख्वाह का खर्च कम करती है तो बाजार इस बात को पसंद करता है, ऐसा चाहे स्टाफ कम करके किया जाए या फिर कंप्यूटर के माध्यम से किया जाए। उन्होंने कहा, आप ठीक कह रही हैं, और जब स्टॉक की कीमतें बढ़ती हैं तो मेरी तरह के लोग, यानी जिनके पास उस कंपनी के शेयर होते हैं, वे ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। अलग तरह के नियमों से मेरा यही आशय था। कर्मचारी हारते हैं, मालिक और निवेश जीतते हैं। परंतु ज़्यादातर लोग यह नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों होता है। मैंने कहा, उन्हें लगता है कि यह ठीक नहीं है। उनका जवाब था, इसलिए तो बच्चों से यह कहना मूर्खता है कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करो। यह सोचना मूर्खता है कि स्कूल में दी जा रही शिक्षा से बच्चे उस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे जिसमें वे कॉलेज के बाद पहुंचने वाले हैं। हर बच्चे को ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत है। धन के कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनसे अमीर लोग खेलते हैं, और धन के कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनसे बाकी के 95% लोग खेलते हैं, और ये 95% लोग उन नियमों को अपने घर और स्कूल से सीखते हैं।
इसलिए आजकल किसी बच्चे को यह कहना खतरनाक होगा, मन लगाकर पढ़ो और अच्छी नौकरी खोजो। अब सवाल यह उठता है कि किस तरह माता पिता अपने बच्चों को यह सिखा सकते हैं जो वे स्कूल में नहीं सीख पाते। आप अपने बच्चों को अकाउंटिंग किस तरह सिखा सकते हैं? क्या इससे वे बोर नहीं हो जाएंगे? और आप उन्हें किस तरह निवेश करना सिखाएंगे जब एक पालक के रूप में आप खुद निवेश के खतरे से डरते हैं? अपने बच्चों को सुरक्षित जीवन के लिए तैयार करने के बजाय मैंने यह बेहतर समझा कि उन्हें रोमांचक जीवन जीने के लिए कैसे तैयार किया जाए। तो आप किस तरह किसी बच्चे को धन और उन सभी चीज़ों के बारे में सिखा सकते हैं जिन पर हमने अभी विचार किया है? मैंने रॉबर्ट से पूछा। हम किस तरह इसे माता पिता के लिए आसान बना सकते हैं, खासकर तब जब उन्हें खुद ही इसकी समझ ना हो। उन्होंने कहा, मैंने इस विषय पर एक पुस्तक लिखी है। वह पुस्तक कहाँ है? मेरे कंप्यूटर में। यह बरसों से बिखरी पड़ी हुई है। मैं कभी कभार उसमें कुछ बातें जोड़ देता हूँ, परंतु मैं आज तक उसे कभी इकट्ठी नहीं कर पाया। मैंने इस पुस्तक को तब लिखना शुरू किया था जब मेरी पहली किताब बेस्ट सेलर हो गई थी। मैंने उनसे पूछा कि उनके विचार से किसी बच्चे को कितनी वित्तीय शिक्षा की ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा कि यह बच्चे पर निर्भर करता है। अपने बचपन में ही उन्होंने यह जान लिया था कि वे अमीर बनना चाहते थे और उन्हें एक पिता स्वरूप व्यक्ति भी मिल गए जो अमीर थे और उनका मार्गदर्शन करने के इच्छुक भी थे। रॉबर्ट का कहना था कि शिक्षा ही सफलता की नींव है। जिस तरह स्कूल में सिखाई गई बहुत सारी बातें महत्वपूर्ण होती हैं, उसी तरह धन संबंधी समझ और बोलने की कला भी महत्वपूर्ण होती है। आगे की कहानी रॉबर्ट के 2 डैडियों के बारे में है, जिनमें से एक अमीर और दूसरे गरीब हैं। उनके पढ़े लिखे डैडी कॉरपोरेशन में नौकरी की सलाह देते हैं, जबकि उनके अमीर डैडी उन्हें कॉरपोरेशन का मालिक बनने की सलाह देते हैं। दोनों ही कामों में शिक्षा की ज़रूरत थी, परंतु पढ़ाई के विषय बिल्कुल अलग अलग थे। पढ़े लिखे डैडी रॉबर्ट को स्मार्ट बनने के लिए प्रोत्साहित करते थे। अमीर डैडी रॉबर्ट को यह जानने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि किस तरह स्मार्ट लोगों की सेवाएं ली जाएं। दरअसल इस पुस्तक में दिए गए विचार शायद बहुत से माता पिताओं को क्रांतिकारी और अतिशयोक्तिपूर्ण लगेंगे। कई लोगों को तो अपने बच्चों को स्कूल में रखने में ही काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, परंतु बदलते हुए समय को देखते हुए नए और जोखिम भरे विचारों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को कर्मचारी बनने की सलाह देने का मतलब यह है कि हम उन्हें ज़िंदगी भर अपनी खून पसीने की कमाई से इनकम टैक्स और भी न जाने कितने टैक्स चुकाने की सलाह देते हैं, और इसके बाद भी पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती है। रॉबर्ट का दावा है कि अमीर लोग अपने बच्चों को अलग तरह की शिक्षा देते हैं। वे अपने बच्चों को घर पर सिखाते हैं, डिनर टेबल पर सिखाते हैं, और हो सकता है ये विचार वे विचार ना हो जिन पर आप अपने बच्चों के साथ बातें करते हैं, परंतु उन पर नज़र डालने के लिए धन्यवाद।